हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम प्रजापति है और मेरे यूट्यूब चैनल शुभम प्रजापति में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कैरी फोस्टर ब्रिज पर चर्चा करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में। तो यह अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैरी फोस्टर ब्रिज के बारे में। आखिर कैरी फोस्टर ब्रिज है क्या, इसका यूज़ क्या है, या व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात इसकी करते हैं कैरी फोस्टर ब्रिज के बारे में। कैरी फोस्टर ब्रिज की खोज नाम से जैसे स्पष्ट है, कैरी फोस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1872 ईस्वी में की थी। यह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो यथार्थता और सुग्राह्यता जो होती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो तांबे की पत्तियां यूज़ की गई होती हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, उनका प्रतिरोध कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, जबकि यहाँ कैलकुलेशन में इन पत्तियों का प्रतिरोध का भी यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिनकी यथार्थता होती है और सुग्राह्यता जो होती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से काफ़ी अच्छी होती है। चलिए हम बात करते हैं संरचना की। इसमें जैसे देख सकते हैं ये और ये दो एल आकार की तांबे की पत्तियाँ होती हैं। बीच में 3 क्षैतिज पत्तियाँ छोटी छोटी लगी हुई हैं। इन दो गैपों के बीच दो महत्वहीन प्रतिरोध एक्स और वाई जोड़ देते हैं, और इन दो अंतिम गैपों के मध्य दो तुलनात्मक प्रतिरोध जिसे कहते हैं पी और क्यू जोड़ देते हैं। ये हमारा पी मानक प्रतिरोध है और ये क्यू जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तार ए बी एक प्रतिरोध तार है जिसकी लंबाई L है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में ही होता है जो यूज़ किया जाता है तार, वैसे ही ये तार भी होता है। ये भी इस पर जॉकी को ए से बी की तरफ सरकाया जाता है। तो मुझे इस जैसा कि आप चित्र से स्पष्ट हो गया क्या क्या है इसमें। अब चलिए हम बात करते हैं पी और क्यू को क्यों महत्वहीन कहते हैं। तुलनात्मक प्रतिरोध और एक्स और वाई महत्वहीन प्रतिरोध। एक्स और वाई का कैलकुलेशन में जब हम गणना करते हैं तो इनका कोई आखिरी में यूज़ नहीं होता, ये टर्म के रूप में निकल जाते हैं। केवल बचता है हमारा पी और क्यू, इनकी तुलना की जाती है। हमारा पी दिया रहता है, क्यू हमें निकालना रहता है, और सूत्र के जरिए हम आगे इसकी गणना करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्यू का मान। तो चलिए हम देखते हैं इसका तुल्य वैद्युत परिपथ क्या होगा। जैसा कि तुल्य वैद्युत परिपथ इसमें दिखाया गया है। तुल्य वैद्युत प्राप्त करने के लिए पहले हम सबसे पहले इस कार्य कैसे करता है। सबसे पहले सेल ई इसमें दिखाया गया है आपको, एक K1 कुंजी है। हम सबसे पहले कुंजी K1 दबा देते हैं। K1 दबाने के बाद ये धारा परिपथ में बहने लगती। इस कैरी फोस्टर ब्रिज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुल्य वैद्युत परिपथ प्राप्त करना। यदि आप तुल्य वैद्युत परिपथ प्राप्त कर लिया तो समझिए आप आधा उसको हल कर लिया है आपने। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से दो भागों में धारा डिवाइड हो रही है, एक एक्स में जा रही है और एक पी से होते हुए एल आकार की पत्ती से होते हुए ए बी के अनुदिश जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर ये एल से होती हुई यहाँ पर वाई से होती हुई जॉइंट हो रही है, और एक्स से होते हुए धारा फिर यहाँ आ रही है, और ये K1 से होती हुई फिर बैटरी में चली जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ धारा
डिवाइड हो रही है दो भागों में, और ये फिर पुनः यहाँ जो गैल्वानोमीटर वाला छिद्र है वहाँ पर आकर दोनों मिल रही हैं। तो चलिए हम इसका तुल्य वैद्युत परिपथ दिखाते हैं आपको। तुल्य वैद्युत परिपथ में जैसा L1 दिखाया गया, जब हम जॉकी को ए बी प्रतिरोध तार पर ए सिरे से बी सिरे पर स्लाइड कराते हैं तो ए बी पर जो विभवांतर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बढ़ता जाता है। हम सबसे पहले ए से बी तरफ सरकाते हैं। जब सरकाते जाते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए हमें कोई पॉइंट मिल गया, पॉइंट है हम क्या नाम इसे दें, कुछ भी दे दीजिए, एम ही दे दीजिए। तो एम मान लीजिए हमें पॉइंट मिल गया जिसकी बिंदु ए से दूरी L1 है। ये हमारे प्रथम विक्षेप की स्थिति में है। जब हमें पॉइंट M जिसकी दूरी L1 है सिरे से फाइंड आउट हो जाती तो हम इसको P और Q को आपस में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम Q को P के स्थान पर और P को Q के स्थान पर ले आते हैं। फिर यही क्रिया हम दोहराते हैं, इस जॉकी को सिरे A से B की तरफ स्लाइड कराते जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हम सरकाते जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है तथा हमें फिर पुनः वही शून्य विक्षेप वाली स्थिति प्राप्त होती है। मान लीजिए हमें ये M डैश प्राप्त हो गया और जिसकी ए सिरे से दूरी L2 है। अब चलिए हम तुल्य वैद्युत परिपथ को आपको दिखाते हैं। तुल्य वैद्युत परिपथ में दिखाया गया है, ये जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में था वैसे ही सेम इसमें भी है। ये X प्रतिरोध है, ये Y प्रतिरोध है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। X प्रतिरोध, Y प्रतिरोध, यहाँ से दो भागों में करंट डिवाइड हो रही है। हमने ये तुल्य वैद्युत परिपथ में दिखाया है। यहाँ P जोड़ दिया है। यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति पहली M है और दूसरी M डैश है। अब चलिए हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं आप L1 स्थिति इसकी दिखाई गई है गैल्वानो जॉकी की तार पर। ये तार पूरा हमारा ये AB पूरा तार है जिसकी लंबाई L है, और ये L1 A सिरे से दूरी और ये L2 A सिरे से दूरी M1 पॉइंट पर है। अब हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन सबसे पहले हम प्रथम शून्य विक्षेप की स्थिति में गणना विक्षेप की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में, तो जैसा कि ये शून्य विक्षेप की स्थिति है तो हम XY का अनुपात निकालते हैं पहले। प्रतिरोध X/Y, ये शून्य विक्षेप की स्थिति में तो ये P अनुपात Q के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा इतना प्रतिरोध ये एक तरफ का है, इतना प्रतिरोध दूसरी तरफ का है। तो हम P हो और ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तार तक का प्रतिरोध हम सपोज कर लेते हैं L1, ये सपोज कर लेते हैं, और रो प्लस अपॉन Q प्लस L माइनस L1 अपॉन रो। रो क्या है, रो यहाँ तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे।
P प्लस L1 रो अपान Q प्लस L माइनस L1 रो प्लस 1। जब हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा P प्लस Q प्लस L इंटू रो अपान Q प्लस L माइनस L1 रो। ये हमारा प्रथम शून्य विक्षेप की स्थिति में प्राप्त हुआ है। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे शून्य विक्षेप की स्थिति की बात करेंगे। दूसरे शून्य विक्षेप की स्थिति में चलिए दूसरे शून्य विक्षेप की स्थिति की बात करते हैं। जैसा कि तुल्य वैद्युत परिपथ में आप देख सकते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ए सिरे से L2 दूरी पर M डैश पॉइंट पर प्राप्त हो रही है। तो हम पुनः अनुपात लेते हैं x और y का। तो x अपान y बराबर हमारा हो जाएगा P प्लस L2 दूरी पर रो अपान Q प्लस L माइनस L2 रो। अब हम फिर पुनः दोनों पक्ष में +1 कर देंगे। L2 रो प्लस Q प्लस L माइनस L2 रो प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, P प्लस Q L रो अपान Q प्लस L माइनस L2 इंटू रो। ये हमारा दूसरा समीकरण हमारा बन गया। अब हम समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं हम, P प्लस Q प्लस L रो अपान Q प्लस L माइनस L1 रो P प्लस Q प्लस L रो प्लस Q अपान सॉरी, हमने इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा। ये था Q, यहाँ Q कर लीजिए इसे। ये P था क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया था, ये मैंने भूल गया तो सॉरी इसके लिए। फिर इसको Q कर लीजिए, ये P हो जाएगा आपका। तो कुछ नहीं अंतर, सिर्फ वही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वही आएगा। फिर जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आ जाएगा P प्लस L माइनस L2 रो बराबर Q प्लस L माइनस L1 रो। अब हम एक Q को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा L माइनस L1 माइनस L प्लस L2 रो। ये हमारा हो जाएगा P माइनस Q L2 माइनस L1 इंटू रो। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा सूत्र है। अब हम यहाँ P जैसा हमें दिया है, मैंने बताया था शुरू में आपको, P मानक प्रतिरोध और Q अज्ञात प्रतिरोध है। P हमें दिया रहेगा, L2 हमें मिल गया, L1 भी मिल गया, और रो हमें तार का मालूम रहेगा जो कि विशिष्ट प्रतिरोध है। इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से अज्ञात प्रतिरोध Q का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यह समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। जो छात्र स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक की इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।